नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित कुल 50 सवालों की, और इन 50 सवालों में लगभग सभी जो चैप्टर हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है? साथियों, हमारे पास दो सिद्धांत है, एक सिफेलोकोडल है और एक प्रोक्सिमोडिस्टल है। तो सिफेलोकोडल जो बताता है वो बताता है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, और दूसरा जो सिद्धांत है प्रोक्सिमोडिस्टल वो ये बताता है कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो दोनों विकासों को आपको ध्यान रखना है, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ये दूसरा जो सिद्धांत है प्रोक्सिमोडिस्टल, और पहला है सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल में विकास सिर से पैर की तरफ होता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल में विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता। तो यहाँ पर जो पूछा है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा वो शीर्षगामी सिद्धांत सिफेलोकोडल सिद्धांत रहेगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और एक छोटा सा जो विश्लेषण है वो भी आप सभी के लिए यहाँ दिया जाएगा। तो आप सभी को इनको ठीक से पढ़ना है। शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार शारीरिक वृद्धि तथा नियंत्रण का विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर पैर की दिशा में होता है। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये क्वेश्चन चल रहे हैं साथियों, और ये जो सभी क्वेश्चन है वो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। ये जो जनवरी 2024 का पेपर सेकंड है उसका क्वेश्चन है ये। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या? तो साथियों, जो बच्चा होता है उसका एक क्षेत्र होता है जो जिसमें वो सब कुछ जानता है। एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल वो एक ये क्षेत्र है जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, स्वतंत्र बिना किसी सहायता से यहाँ कार्य कर रहा है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कार्य नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं कर रहा। लेकिन इससे पहले एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर बच्चा जो है सहायता से कार्य कर रहा है, सहायता से कार्य कर रहा है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? जेडपीजी पीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो क्षेत्र है, जो बीच वाला क्षेत्र जिसमें बच्चा सहायता से स्कैफोल्डिंग से कार्य कर रहा है, यही क्षेत्र जेडपीटी है। स्वतंत्र प्रदर्शन और मार्गदर्शन के साथ किए गए प्रदर्शन के बीच का अंतर। बिल्कुल साथियों, यही ऑप्शन स्वतंत्र प्रदर्शन ये है, और मार्गदर्शन के साथ किए गए प्रदर्शन के बीच का अंतर। बिना किसी सहायता के बच्चे की स्वतंत्र क्षमता, बुद्धि लब्धि का मापन, सहज व्यवहार एवं अनुक्रिया का अंतर। तो जो ऑप्शन ए है वो इससे संबंधित है साथियों। तो ऑप्शन ए के साथ चलना है हमें, और इसकी आंसर और व्याख्या भी देखनी है। तो गैप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड गाइडेड परफॉर्मेंस, ये आंसर हमारा। जेडपीडी वह क्षेत्र है जब बच्चा किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन स्कैफोल्डिंग से कठिन कार्य सिद्ध कर सकता है। तो बच्चा जो है स्कैफोल्डिंग के माध्यम से कार्य, स्कैफोल्डिंग साथियों आशा करते हैं आपने इस कॉन्सेप्ट को पूर्व में पढ़ा होगा, और स्कैफोल्डिंग नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं कि स्कैफोल्डिंग जो है एक अस्थायी सहायता होती है। जब बच्चा कोई टास्क कंप्लीट करता है और उस दौरान उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें टीचर को चाहिए कि वो उसको एक अस्थायी सहायता प्रोवाइड करे, तो वो अस्थायी सहायता वो ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जीन पियाजे के सिद्धांत में नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन जीन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग कोग्निटिव स्कीमा नोन है। तो साथियों, स्कीमा का अर्थ होता है ये हमारी जो जानकारी का संग्रह होता है दिमाग में। हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसका एक मानचित्र बना लेते हैं दिमाग में, उसका एक स्कीमा बना लेते हैं, वो स्कीमा है। जैसे बच्चे ने एक कुत्ते को देखा है तो उसका स्कीमा अपने दिमाग में बना लिया। अब उसके संबंध में कुछ जानकारियां और ऐड कर रहा है। जैसे पूर्व में उसने ब्लैक कुत्ता देखा था, बाद में उसने व्हाइट डॉग देख लिया, तो बच्चे को बताया गया कि ये भी डॉग है। तो इस स्कीमा में ये जानकारी और फिट कर ली। जब जानकारी को ऐड किया जाता है तो वो एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अकोमोडेशन,
ये दोनों हो, आपको इनको ठीक से याद कर रख लेना है। अकोमोडेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है। बच्चे ने पहले कुत्ते को देखा था, उसका स्कीमा बना लिया दिमाग में, उसके बाद उसको बिल्ली दिखाई दी, पेरेंट्स ने बताया कि ये कुत्ता नहीं है क्योंकि उसके भी 4 पैर थे, इसके भी 4 पैर है। और तो पेरेंट्स ने उसको स्पष्ट किया कि ये जो कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, ये कैट है। तो स्कीमा बदल दिया उसने, जब चेंज करता है स्कीमा को, कुछ ऐड नहीं किया जानकारी, स्कीमा को बदल दिया उसने और कैट का अलग से स्कीमा बनाया, तो ये अकोमोडेशन कहलाएगा। और जब स्कीमा में कुछ ऐड करता है तो असिमिलेशन कहलाता है। तो यहाँ जो बात कर रहा है स्कीमा में शामिल की जा रही जानकारी को, तो ये हमारा एसिमिलेशन हो जाएगा साथियों, आत्मसात करना। पूर्व निर्मित मानसिक संरचनाओं स्कीमा में नई जानकारी को बिना बदलाव किए जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मतलब स्कीमा में बदलाव नहीं किया, सिर्फ नई जानकारी को जोड़ा है, तो वो आत्मसातकरण एसिमिलेशन कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने, छोटे बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जब छोटा बच्चा होता है अपने परिवार के साथ इंटरेक्ट करता है, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है और फैमिली मेंबर के साथ इंटरेक्ट करता है, और यहाँ पर उसका समाजीकरण होता है, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समाजीकरण होता है उसका, तो ये कहलाती है सोशलाइजेशन के प्राइमरी एलिमेंट्स, समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कहलाती है। इसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल, और वहां पर बच्चे मिलते हैं उसको, उसके पीयर ग्रुप्स मिलते हैं। तो ये जो, और मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी है सारा, ये इसके सेकेंडरी एलिमेंट्स है सोशलाइजेशन के, सेकेंडरी एलिमेंट्स है सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एलिमेंट्स और सेकेंडरी एलिमेंट्स को आपको ठीक से देख लेना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे सारे सवाल, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप बार बार देखें और आपकी सीटेट की परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से पास करें आप। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके फीड में मेरे वीडियो आते रहे और आपकी सीटेट की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट, इसका जो आंसर नीचे दे रखा है, परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम है, जहां बच्चा जन्म से ही सबसे पहले सामाजिक नियम व मूल्य सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है यहाँ पर, दूसरों की मनोदशा, दूसरों की बात कर रहा है, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने में कुशल व्यक्ति में होती है। तो हावर्ड गार्डनर ने जितनी भी बुद्धियों की, 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की है, सभी बुद्धियां जो है सिंपल है। आपको एक तो स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि, उसको थोड़ा सा देख लेना है। एक जो इंटर और इंट्रा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको, इंटर और इंट्रा इंटेलिजेंस। तो इंटर का मतलब होता है दूसरे की मनोदशा को समझना, और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं के बारे में मूल्यांकन करना, स्वयं की जो क्षमता है उनको समझना। तो यहाँ पर दूसरों की समझने की बात करा तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ये दूसरा जो इंट्रापर्सनल है ये अलग कॉन्सेप्ट है। जब बच्चे जो पर्सन जो होता है वो स्वयं की बुद्धि का आकलन करता है, खुद ही आकलन करे, तो इंट्रापर्सनल हो जाता है। जहाँ दूसरों की बता रहा है तो अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन दोनों को ठीक से देख लेना है, क्योंकि अगर हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा सिर्फ इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में, और जो सवाल है वो आप अपनी समझ के अनुसार भी कर दोगे। तो आपको इसे ठीक से देख लेना, ये 1 नंबर निश्चित रूप से आपका बनाएगा। अंतरव्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरव्यक्तिक इंटरपर्सनल बुद्धि दूसरों के भाव, विचारों तथा व्यवहार को गहराई से समझने की क्षमता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन मुख्य रूप से होना चाहिए सतत और व्यापक, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सीसीई, जिसकी हम बात करते हैं बार बार, एनसीएफ 2005 में जिसकी चर्चा की गई है, सीसीई की। केवल योगात्मक और सत्र के अंत में, क्या बच्चे को सारे साल पढ़ाते हैं ना, और लास्ट में जो समिटिव एग्जाम होता है वो ले ले, तो केवल मानकीकृत परीक्षा बैंक रैंक की, केवल बाहरी औपचारिक परीक्षाओं द्वारा। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं सीसीई की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो वो ही एक बाल केंद्रित कक्षा का मूल्यांकन का तरीका है। आपको इसे ठीक से देख लेना है साथियों।
ये ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे के व्यक्तिगत विकास एवं अधिगम में सुधार लाया जाता है। पाठ्य सामग्री को पढ़ने और लिखित शब्दों को डिकोड करने में निरंतर कठिनाई किस अधिगम असक्तता की पहचान है? मतलब पाठ्य सामग्री को पढ़ना और लिखित सामग्री को डिकोड करने में, मतलब पाठ्य सामग्री उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही बच्चे को, तो ये डिसलेक्सिया है साथियों, डिसलेक्सिया। इसके पाठ्य सामग्री को पढ़ने इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने पिक्चर जरूर देखी होगी साथियों, तारे जमीन पर आपने पिक्चर जरूर देखी होगी। उसमें एक बच्चा होता है ईशान अवस्थी नाम का बच्चा है। आपको उस ईशान अवस्थी का जो स्कीमा है वो आपको दिमाग में बैठा लेना है जब भी पढ़ने संबंधित दिक्कत आएगी। और ईशान अवस्थी जो है वो डिसलेक्सिया से, ये जो डिसलेक्सिया जो लर्निंग डिसऑर्डर है उससे पीड़ित था। तो साथियों यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला डिसलेक्सिया है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चे को वर्णों और शब्दों को पढ़ने तथा समझने में बाधा आती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति स्व चुने सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्यों का न्याय करते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट do individual judge actions based on universal self-chosen ethical principles? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, दंड एवं आज्ञाकारी अभिन्यास और कानून व्यवस्था। और तो यहाँ पर जो सीधा ही आंसर दिख रहा है हमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये हमारा आंसर ठीक होने वाला है। क्योंकि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का जो है ये प्रारंभिक चरण है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वहां होता है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है हमारा ठीक है। देखते हैं इसका। कोहलबर्ग के छठे चरण में नैतिकता समाज के लिखित नियमों से ऊपर उठकर अंतरात्मा के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर चलती है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने 3 जो अवस्थाएं बताई है, 1 2 3, एक प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक और पोस्ट संक्रियात्मक बोल सकते हो। हिंदी में उसको बोलेंगे, जो भी बोलते हो आप, पोस्ट ऑपरेशनल होती है। तो 3 है और हर जो स्टेज है उसके 3 स्टेज, 2 स्तर हैं इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो 3 तो इसके स्टेज होगी और 6 इसके उप स्टेज बोल सकते हो आप इनको, वो हो गए। तो आपको इसको ठीक से देखना है, हर स्टेज का अपना अपना एक विशेषता है, उसको भी देखना आपको साथियों। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पार्ट स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा हमने कर ली है साथियों कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो होती है अस्थायी सहायता। स्कैफोल्डिंग क्या होती है साथियों? अस्थायी सहायता होती है। जब बच्चा कोई कार्य करता है, कोई टास्क कंप्लीट कर रहा होता है और उस समय उसको कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसी परेशानी आती है, तो उस समय एम के ओ द्वारा, ये कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना, मोर नॉलेज अदर के द्वारा, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी किताब जो बच्चे से ज्यादा ज्ञान रखती है, उसके द्वारा एक स्कैफोल्डिंग प्रदान की जाती है, एक अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है और बच्चे की जो परेशानी वो दूर हो जाती है। तो देखते हैं स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य। स्थायी और अपरिवर्तनीय सहायता, ये अस्थायी सहायता होती है। सीखने को आसान बनाने के लिए वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, बिल्कुल अस्थायी सहायता होती है। प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए दिया जाने वाला दंड की कोई इसमें बात नहीं करते हम। तथ्यात्मक जानकारी का रटना, तो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है हमारे पूरे सीटेट सिलेबस में। तो साथियों बी ऑप्शन जिसमें बात कर रहा है अस्थायी सहायता के द्वारा, और किसके द्वारा? वयस्कों द्वारा। टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एडल्ट्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, बिल्कुल साथियों इसी की बात करता है स्कैफोल्डिंग। पार्ड स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी मदद है जो शिक्षार्थियों को कठिन कौशल में महारत हासिल करने तक दी जाती है। साथियों हम 9वें सवाल पर पहुंच चुके हैं। कुल सवाल इस सेशन में 50 रहने वाले हैं।
आशा करते हैं सभी सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे, सवालों को प्रेजेंट करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आप बार बार देखें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका आपके फीड में ये वीडियो लगातार आते रहें और आपकी सीटेट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? सीटेट जनवरी 2021 पेपर सेकंड का पूछा हुआ सवाल है। तो साथियों, पूर्व में चर्चा कर चुके हैं प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसी है समाजीकरण की। तो यहाँ द्वितीयक की पूछा, परिवार और रिश्तेदार प्राइमरी एजेंट होते हैं, प्राइमरी होते हैं बिल्कुल। विद्यालय और जनसंचार माध्यम, परिवार और पड़ोस प्राइमरी होते हैं, माता पिता और भाई बहन प्राइमरी होते हैं। तो विद्यालय और सोशल मीडिया या मीडिया की जो बात करते हैं वो बिल्कुल सेकेंडरी संसाधन है सोशलाइजेशन के। विद्यालय तथा मीडिया परिवार के बाहर समाज के व्यापक सांस्कृतिक नियमों या व्यवहारों को सिखाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस जीन पियाजे के किस चरण की प्रमुख संज्ञानात्मक उपलब्धि है? तो साथियों, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है जीन पियाजे ने, और उन्होंने बताया है कि जब बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को छुपा दिया जाए, और बच्चा है आपके सामने, उस ऑब्जेक्ट को आपने छुपा दिया, तो बच्चे के दिमाग में रहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, ये गायब नहीं हुआ है, ये इसको सिर्फ गायब किया गया है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में मौजूद है। तो ये जो गुण कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज जो है, उसी में डेवलप हो जाता है बच्चे में। तो पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, उसी की तरफ चलना हमें देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज ए। संवेदी गामक अवस्था 2 वर्ष तक होती है बिल्कुल। के अंत में बच्चा ये समझने लगता है कि वस्तुएं सामने न होने पर भी मौजूद रहती है। समावेशी शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कक्षा कक्ष में सभी प्रकार के बच्चे, समाज में जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, सभी प्रकार के बच्चे एक ही कक्षा कक्ष में बैठकर पढ़े, वो समावेशी एजुकेशन है। अब समाज में किस किस प्रकार के बच्चे हैं? सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कभी स्कूल में, दादा दादी कभी स्कूल में गए ही नहीं, उनको पहली पीढ़ी के बच्चे कहा जाता है, पहली पीढ़ी के छात्र। और दिव्यांग बच्चे, ये सभी क्या है? ये समाज के अंग हैं, और ये सभी एक कक्षा कक्ष में, और सामान्य बच्चे भी हैं इसमें, सामान्य बच्चे भी हैं, ये सभी इन सब की एक ही कक्षा कक्षा है। तो ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विशेष कक्षों में पढ़ाना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था पूर्व में था, जिसको कहा गया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसको नाम दिया गया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का है। सभी बच्चे अंतरों की परवाह किए बिना, अंतरों की परवाह किए बिना मतलब कोई किसी भी प्रकार का बच्चा है, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा है, नियमित कक्षाओं में एक साथ सीखते हैं, तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। केवल प्रतिभाशाली बच्चों को उन्नत संसाधन मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रवेश केवल बुद्धि लब्धि अंकों द्वारा तय किए होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर चुके हैं, उसकी सही व्याख्या कौन सा कर रहा है? ऑप्शन बी। सभी बच्चे नियमित कक्षाओं में एक साथ सीखते हैं, बिल्कुल सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को बिना किसी शारीरिक, सामाजिक या मानसिक भेदभाव के एक ही कक्षा में शिक्षा देती है। लेवाइगुस्की के अनुसार प्रारंभिक विकास के दौरान भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो साथियों, दो जो यहाँ आपके सिलेबस में जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक, एक तो जीन पियाजे हैं, एक जीन पियाजे साहब है, और दूसरे कौन है? लेव वाइगोत्स्की।
इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दोनों ने ही कोग्निशन डेवलपमेंट की बात की है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। इनकी जो थ्योरी है उनका नाम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। इन्होंने जो बात की है, इन्होंने कही है कि पहले जो है बच्चे के दिमाग में, भाषा से संबंधित बात चल रही है तो भाषा की बात करेंगे, पहले दिमाग में बच्चे के विचार आते हैं और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद भाषा आती है। और वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे के दिमाग में पहले भाषा आती है और उसके बाद में उसके विचार डेवलप होते हैं। इनमें ये एक बेसिक अंतर है। और तो जो आप पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे तो दोनों का थोड़ा थोड़ा अंतर है कि ये जो कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। और ये कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट में आके इंटरेक्शन से सीखता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं भाषा की, विचार पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। तो लेवाइगोत्स्की ने ऐसा नहीं कहा है कि जैविक परिपक्वता पर विचार पूरी तरीके से चूंकि बात भी भाषा को हो रही है, विचारों की नहीं हो रही। भाषा और विचार शुरुआत में स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में विलय होते हैं। विचार भाषा के विकास से पूरी तरह पहले आता है। तो विचार पहले आता है, ये तो जीन पियाजे बात करते हैं। भाषा सामाजिक संस्कृति से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होने वाला है सही वो बी है, जिसमें कह रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में भाषा और विचार जो है वो स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, अलग अलग विकसित होते हैं और बाद में उनका विलय हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा और विचार अलग अलग विकसित होते हैं और लगभग 3 वर्ष की उम्र में आपस में जुड़ जाते हैं। 14 सवाल है साथियों आप सभी के सामने। मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में जेंडर को मूल रूप से किस रूप में समझा जाता है? साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको जेंडर और सेक्स, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों में थोड़ा अंतर है, आपको दोनों को देख लेना है कि जेंडर और सेक्स दो कॉन्सेप्ट है। जेंडर का मतलब होता है कि ये जो समाज द्वारा निर्धारित कॉन्सेप्ट है, समाज द्वारा निर्धारित है। और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है मतलब हमें जो माता पिता से मिल रहा है वो, जैसे कोई लड़का है कोई लड़की है। लेकिन ये जो जेंडर है इसको समाज द्वारा निर्धारित माना जाता है कि हम समाज जो लड़के लड़कियों के लिए किस प्रकार की सोच रख रहे हैं, वो जेंडर स्टीरियोटाइप। आप जेंडर स्टीरियोटाइप से जेंडर को याद कर सकते हो। जेंडर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप से मतलब जेंडर रूढ़िवादिता से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पर जेंडर को मूल रूप से किस रूप में समझा जाता है? जैविक संरचना, सामाजिक। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। तो हमें बी ऑप्शन के साथ चलना है साथियों, क्योंकि जेंडर और सेक्स ये इसका जब हम हिंदी रूपांतरण करते हैं तो दोनों का हिंदी रूपांतरण लिंग ही आता है। इस कारण से आप इसमें कंफ्यूज होने वाले हो अगर आपने इसे ठीक से नहीं देखा तो। जेंडर जो है वो समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं हैं और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है। आपको इसे ठीक से देख लेना है। लिंग सेक्स जैविक होता है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित की गई सांस्कृतिक भूमिकाओं का ढांचा है। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे सामने, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। एक रचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग, इनको भी आपको देख लेंगे, किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग है मतलब असेसमेंट के दौरान किया जाता है। बच्चा, टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहा है दैनिक जीवन में तो रोज भी कर सकता है उसका, मतलब जो जिस माध्यम से पढ़ा रहा है, जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है उससे बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, बच्चा कितना सीख रहा है रोज। तो उस दौरान किया जाने वाला जो असेसमेंट है ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इस दौरान जो किया जाने वाला असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। और इसी तरीके से जब कोई जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए या सत्र के अंत में, सेशन के अंत में, जब जिसे हम वार्षिक परीक्षा भी कहते हैं, वो क्या कहलाएंगे?
वो समेटिव असेसमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की जा रही है, रचनात्मक मूल्यांकन की जा रही है, जो टीचर दैनिक जीवन में चलने वाली कक्षा कक्ष में लेता है। तो सत्र के अंत की बात कर रहा है, ये निगेटिव हो जाएगा। ग्रेड देना और श्रेणीबद्ध करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। निरंतर अधिगम में सुधार हेतु रचनात्मक प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। तो निरंतर अधिगम में सुधार हेतु रोज जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें सुधार हेतु किया जाने वाला असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट है। धीमी गति से सीखने वालों को अलग करना, बिल्कुल इससे संबंधित नहीं। अंतिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रदान करना, ऐसा भी कुछ नहीं। तो बी ऑप्शन जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित है साथियों। निरंतर अधिगम में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है ताकि छात्रों की कमियों को पहचान कर उनमें सुधार किया जा सके। जीन पियाजे के सिद्धांत में अहम केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म किस विकास आत्मक अवस्था की प्रमुख संज्ञानात्मक विशेषता है? संवेदीगामक की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। तो साथियों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, इनको आप याद कर सकते हो SPCF से। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही ईगोसेंट्रिज्म की, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चा जो है पूरे संसार को अपनी जो दृष्टि है उसी से देख रहा है। उसको जो पसंद है, बच्चे को लगता है कि जो मुझे पसंद है वो सभी को पसंद है। इसी कारण से बच्चे, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बच्चे जो है टीवी का रिमोट ले लेते हैं और अपने संबंध की, अपने खुद को जो अच्छे लगते हैं वो ही चीजें देखते हैं जिसमें कार्टून होते हैं, और वो और किसी को भी वो कार्टून जबरदस्ती देखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सभी को अच्छा लग रहा है। तो ये जो है ये किस स्टेज की है? ये जो दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, इस स्टेज में बच्चे में इगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है, और ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा दूसरों के नजरिए को समझने में असमर्थ होकर केवल अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है। गणितीय गणनाओं और संख्यात्मक प्रतीकों को समझने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करने वाला विद्यार्थी किससे पीड़ित है? बिल्कुल सरल है। गणित की जब बात की जाएगी तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप समझ सकते हो इसको, जिसको गणित में दिक्कत होती है। कैलकुलेशन हम गणित में ही करते हैं, और डिसकैलकुलिया वाला बच्चा क्या होता है, कैलकुलेशन गणितीय संक्रिया करने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पठन विकार है, कि पढ़ने में दिक्कत होगी बच्चे को। डिसग्राफिया क्या है? बच्चा जो लिखने में दिक्कत आएगी, इसमें लिखने में दिक्कत है। और अफेजिया क्या है? ये मोटर स्किल से संबंधित होता है। जब मोटर स्किल्स बच्चे की ठीक से डेवलप नहीं होती, फाइन मोटर स्किल डेवलप नहीं होती, ग्रोस मोटर स्किल डेवलप नहीं होती, वो अफेजिया होता है। तो यहाँ पर जो चूंकि पूछा है गणितीय संक्रियाओं से संबंधित, तो आपको डिसकैलकुलिया की तरफ चलना है। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर डिसकैलकुलिया गणित संबंधी एक अधिगम विकार है जो संख्यात्मक गणना और गणितीय अवधारणाओं को बाधित करता है। विकास का समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि वृद्धि होती है। तो साथ ही उसकी पूर्व में बात भी कर चुके हैं हम। 2 सिद्धांत है मूल रूप से हमारे पास। एक में सिद्धांत में बताया गया है कि बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है, और एक में बताया गया है कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो सिर से पैर वाला बात करेगा सिफेलोकोडल की, सिफेलो। तो सी से आप समझ जाओ सिर, ठीक है, आप ये इससे याद कर सकते हो, सी से सिर। और ये दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल। एक ही तो बच गया, कोई ज्यादा तो है नहीं, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये किसकी बात करेगा? ये केंद्र से बाहर की बात करेगा, क्योंकि यहाँ प्रोक्सिमोडिस्टल की पूछा है। तो शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों परिधि की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल।
कौन सी स्थिति आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो दो प्रकार की मोटिवेशन है हमारे पास, एक तो आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा में हम जब कोई किसी कार्य को आनंद के लिए, जिज्ञासा के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, इन सब के लिए किसी कार्य को करते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। और पुरस्कार पाने के लिए आप कर रहे हो किसी कार्य को, ग्रेड पाने के लिए कर रहे हो, प्रमाण पत्र पाने के लिए कर रहे हो, कोई रैंक पाने के लिए कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये बाहरी मोटिवेशन है। तो यहाँ पर बात की गई आंतरिक अभिप्रेरणा की, माता पिता की सजा के डर से पढ़ना, तो ये क्या भारी हो गया हमारा। ज्ञान प्राप्त करने में वास्तविक रुचि और आनंद के लिए पढ़ना, ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आनंद और रुचि के लिए जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। नगद पुरस्कार पाने के लिए, शिक्षक की नाराजगी से बचने के लिए, ये दोनों भी क्या है, बाहरी है, बाहरी अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर एक ही है, इसको चुनना था हमें, आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित। आंतरिक प्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को बाहरी दबाव या लालच के बिना अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि और आनंद के लिए करता है। अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण यह मानता है कि छात्र, तो साथियों दो जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये दोनों क्या है, ये रचनावादी है। तो दोनों ने माना है कि बच्चा जो ज्ञान का निर्माण करता है, संज्ञान का जो विकास होता है बच्चे का, वो स्वयं होता है। बच्चा खुद अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, रचना करना। बच्चे अपने ज्ञान की स्वयं रचना करता है। टीचर क्या करेगा, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होगा, यहाँ पर फैसिलिटेटर की एक सुगम करता होगा। टीचर वहां पर सिर्फ एक माहौल का निर्माण करेगा, बच्चा जो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा। तो रचनावादी दृष्टिकोण यही मानता है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। निष्क्रिय पात्र है जिन्हें शिक्षक भरते हैं, दृष्टिकोण। तो ये निष्क्रिय पात्र की जो बात कर रहा है कि बच्चा जो है एक निष्क्रिय पात्र है, ये पैसिव वेसल है, खाली बर्तन है, और खाली स्लेट है, टैबुला रासा है, ये सब क्या है, ये व्यवहारवादियों के कॉन्सेप्ट है, व्यवहारवादियों के। और व्यवहारवादी मानते हैं कि बच्चा जो है खाली बर्तन होता है और उसको भरने का काम करता है एक शिक्षक। और इस दौरान शिक्षक जो है अपने जो लेक्चर वो डिलीवर करेगा और बच्चा जो है पैसिवली, निष्क्रिय रूप से उनको सुनेगा। ये व्यवहारवादियों का। जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो क्या कहेगा, अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल इसी की तो बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा सीखता है, इसी की बात करते हैं। केवल दोहराव और रटने के अभ्यास, ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये व्यवहारवादी होगा जो दोहराने और रिपीटेशन की बात करते हैं। केवल बाहरी सुदृढ़ीकरण, री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है बच्चे को कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार दे दो, इसकी भी बात भी व्यवहारवादी करते हैं। तो जिसकी बात कर रहे हैं रचनावादी कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, वो बी ऑप्शन में है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर पर्यावरण के साथ क्रिया कर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। रचनावाद के अनुसार शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान तथा नए अनुभवों के बीच अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने साथियों, जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण, कंजर्वेशन की क्षमता किस अवस्था में हासिल की जाती है? तो साथियों संरक्षण को पहले समझते हैं। आपके पास दो पात्र है, बच्चे के सामने दो पात्र है, एक थोड़ा चौड़ा है, एक थोड़ा सकरा है लेकिन लंबा है। इन दोनों में आपने जल भर दिया, दोनों में जो जल की मात्रा है वो इक्वल है, समान है। क्या है, दोनों में जल की मात्रा समान है। लेकिन जब बच्चे ने देखा कि ये बड़ा है तो ये क्या कहेगा कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। यहाँ कहेगा कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है क्योंकि छोटा दिख रहा है, हालांकि पानी की मात्रा दोनों में बराबर ही है। जब बच्चा ये कहता है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बच्चे में संरक्षण का जो गुण है वो डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो ये जो जब बच्चा ये कहेगा कि दोनों को देख के कि दोनों में समान जल की मात्रा है, तो ये किस स्टेज में डेवलप होता है? तो ये
संवेदनात्मक अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 4 स्टेज है, SPCF, बिल्कुल क्रम से जचाया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो बात करेगा, जिसमें संरक्षण की बात होगी, ये करेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस प्रकार के गुणों का विकास कर लेता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इस प्रकार के गुणों का विकास कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। 7 से 11 वर्ष तक की बच्चा इस प्रकार की बातों को समझ सकता है। में बच्चा समझ जाता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है। बिल्कुल साथियों, यही तो कंजर्वेशन है। कक्षा में सहपाठी आदि सहभागिता और सहयोगात्मक शिक्षण को सबसे अच्छा बढ़ावा देने वाले बैठने की व्यवस्था कौन सी है? मतलब क्या कह रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे जो हैं सहपाठियों के साथ सहयोग करते हुए सीख रहे हैं कि ये इसको सिखाए, ये इसको सिखाए, अगर इसमें कुछ कमियां है तो ये इसकी पूर्ति करे, ये इसकी पूर्ति करे। सहपाठी सहभागिता और सहयोगात्मक शिक्षण का अच्छा बढ़ावा देने वाली बैठने की व्यवस्था, कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था जो करोगे इस प्रकार के लर्निंग के लिए, तो आप कैसे करोगे? बोर्ड की ओर उन्मुख कठोर सीधी पंक्तियां। बच्चों को आपने, ये बोर्ड है और बच्चों को एक लाइन ये बना दिया आपने, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, जो एक हम सामान्य कक्षा कक्ष में देखते हैं। लचीली छोटे समूह की कक्षा, आपने अब ग्रुप बना दिए बच्चों के। ये राउंड टेबल है, इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, इसमें कुछ बच्चे बैठे हैं, और आपस में एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे हैं। तो इसी की तो ये बात कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन लचीली समूह व्यवस्था की। प्रत्येक व्यक्तिगत कैबिन, सीढ़ीदार व्याख्यान कक्ष मंच, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है साथियों। लचीली छोटे समूह की व्यवस्था, छोटे समूहों में बैठने की व्यवस्था से छात्रों को आपस में संवाद, विचार विमर्श और सहयोगात्मक अधिगम का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों गिफ्टेड लर्नर्स की मुख्य विशेषता क्या है? सीखने के प्रति उदासीनता और कम जिज्ञासा, उन्नत समस्या समाधान और अपसारी सोच, अत्यधिक सीमित शब्दावली, एकाग्रता बनाए रखने में असमर्थता। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। उन्नत समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो ज्यादा एडवांस रहते हैं, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होता है उनका। एक समस्या के अनेक समाधान निकाल सकते हैं, वो अपसारी चिंतन होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है गिफ्टेड लर्नर्स की, प्रतिभाशाली बच्चों की। प्रतिभाशाली बालकों में उच्च संज्ञानात्मक क्षमता, मौलिकता, जिज्ञासा और अपसारी चिंतन की क्षमता पाई जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो 3 स्तर बताए आपको, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक। तो यहाँ पर जो अच्छा लड़का लड़की वाला है, ये बीच वाले में आता है, संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो यहाँ जो पारंपरिक है, कॉन्वेंशनल है, पारंपरिक, सॉरी संक्रियात्मक की बात कर रहे थे हम, तो जीन पियाजे की तरफ चले गए। पारंपरिक स्तर ये पूर्व पारंपरिक है, प्री कन्वेंशनल है, ये क्या है कन्वेंशनल है, और ये क्या है पोस्ट कन्वेंशनल है। तो यहाँ पर जो अच्छा लड़का लड़की वाली है, ये कन्वेंशनल स्टेज जो है उसमें आएगा, संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। पारंपरिक स्तर के इस चरण में बच्चा दूसरों की प्रशंसा पाने और समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए नियमों की पालना करता है। अस्पष्ट लिखावट, अक्षरों के बीच अनुचित दूरी और सूक्ष्म गामक कौशलों की कमी से जूझ रहे छात्र में क्या है? इस कैलकुलिया वाला बच्चा कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा भैया, गणितीय संक्रियाओं में दिक्कत करेगा, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया वाला बच्चा जो है लिखने में दिक्कत कर रहा है। देखते हैं एक बार इनको देख लेते हैं। डिस्लेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत कर रहा है। और एडीएसडी के ध्यान न्यूनता है, बच्चा ध्यान कम लगा पा रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अस्पष्ट लिखावट, लिखने में।
अक्षरों के बीच अनुचित दूरी और सूक्ष्म गामा कोषणों की कमी। मतलब डिस्ग्राफिया में बच्चे के जो है ना फाइन मोटर स्किल्स वो डेवलप ठीक से नहीं होती है, इस कारण से उसकी लिखावट जो है वो सही नहीं हो पाती, वो गलत होती है, टूटी फूटी होती है, अस्पष्ट होती है, इलेजिबल होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा डिस्ग्राफिया जो है वो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है जो ठीक से लिखने, सुंदर बनावट देने और ठीक से पेंसिल पकड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं किसकी जटिल अंतः क्रिया का परिणाम होती है? तो साथियों जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का गुणनफल होता है। और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ये भी इसी के कारण होती है कि बच्चों को माता पिता से जो गुण मिलते हैं उनसे, और उसको किस प्रकार का पर्यावरण मिला, प्रकार का उसको पर्यावरण मिल रहा है, इस कारण से बच्चों में व्यक्ति की विभिन्नताएं होती है। आनुवंशिकता और वातावरण, ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जटिल अंत्यक्रिया का, किसकी जटिल अंत्यक्रिया होती है? कि आनुवंशिकता और वातावरण, मतलब बच्चे को हेरिडिटी में क्या मिला है प्लस उसको एनवायरमेंट में क्या मिला है, इस कारण से हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमताएं, अपना अपना विकास, अपना अपना डेवलपमेंट निश्चित होता है। प्रत्येक बालक का विकास उसकी आनुवंशिक क्षमता, हेरिडिटी और उससे मिलने वाले परिवेश वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अवधान न्यूनता, अति सक्रिय विकार। अवधान न्यूनता मतलब अटेंशन डेफिसिट, मतलब अटेंशन को कम एक जगह अटेंशन बच्चा कम कर पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनका ध्यान खिड़की से बाहर ही रहता है, ब्लैक बोर्ड पर नहीं रहता, वो अटेंशन डेफिसिट होते हैं उनमें। और अति सक्रिय, हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत चंचल होते हैं, ज्यादा एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं। कि प्रमुख व्यवहारात्मक विशेषता क्या है देखते हैं। लंबे समय तक लगातार ध्यान केंद्रित, तो ये इसका नेगेटिव होगा बिल्कुल। तो ये ज्यादा, ये जो बच्चे हैं ये लंबे समय तक ध्यान लगा नहीं पाते हैं। आवेगशीलता, इंपल्सिविटी और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, बिल्कुल साथियों इसी की तो बात कर रहे हैं हम कि बच्चा जो अटेंशन है उसको कम लगा पा रहा है। असाधारण पठन गति, एक्सेप्शनल रीडिंग स्पीड, मतलब बहुत तेज गति से स्पीड से पढ़ रहा है, इसकी बात नहीं होती इसमें एडीएसडी में। पूर्ण शारीरिक निष्क्रियता, इसकी बात नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होने वाला है आवेगशीलता और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, एडीएसडी इसी की बात करते हैं। एडीएसडी से पीड़ित बालक एक स्थान पर देर तक ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। एडीएसडी इन्वॉल्व्स persistent symptoms of inattention, executive dysfunction, hyperactivity and impulsive actions। तो साथियों ऐसे जो हमारे साथी हैं जो इंग्लिश मीडियम से सीटेट दे रहे हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत बराबर इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि क्वेश्चंस को हमने इंग्लिश मीडियम में भी तैयार किया है, ऑप्शन को भी इंग्लिश मीडियम में तैयार किया है, इसका आंसर भी आप सभी के लिए, और जो मुख्य जो इसका विश्लेषण है वो भी इंग्लिश मीडियम में तैयार किया गया है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो पेडागोजी इंग्लिश की है उसमें आपको इस प्रकार से जो समझाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम में वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, सोशियो कल्चर थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो वाइगोत्स्की ने जो बात की है वो सोशल इंटरेक्शन की बात की है, पीयर इंटरेक्शन की बात की है, इसके माध्यम से बच्चे का कोग्निशन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक उपकरण जैसे भाषा, ये इसका ठीक उत्तर होने वाला। क्लासिकल अनुबंध उद्दीपक, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये व्यवहारवादियों का है। ट्राई एंड एरर रिपीटेशन, ये भी व्यवहारवादियों का। जैविक परिपक्वता, इसमें इसकी बात नहीं की जाती है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वो बी है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का मानसिक विकास समाज, संस्कृति और भाषा रूपी उपकरणों के माध्यम से होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?
साथियों जो वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, वो 3 प्रकार के जो असेसमेंट है, असेसमेंट साथियों, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने, बिल्कुल सामान्य सी अर्थों में समझाएंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है अध्यापक जब पढ़ाता है बच्चों को, तो उस दौरान, पढ़ाने के दौरान जो असेसमेंट करता है उसमें बच्चा ने क्या सीखा, और अध्यापक जिस विधि से पढ़ा रहा है वो विधि कितनी कारगर है, उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अध्यापक ने पढ़ा लिया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब बच्चों ने कितना सीखा, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और बच्चा जब खुद का जो सीखे गए अधिगम है उसका मूल्यांकन स्वयं करता है, वो असेसमेंट एज लर्निंग है। तो ये तीनों का बेसिक अंतर है, यहाँ पर आपको इन तीनों को ठीक से समझना है। यहाँ पर जो बात की जा रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब टीचिंग प्रक्रिया के दौरान असेसमेंट किया जा रहा है, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, शैक्षणिक वर्ष के अंत में ऑफ लर्निंग हो जाएगा। शैक्षणिक वर्ष के अंत में ऑफ लर्निंग जो वार्षिक परीक्षा होती है, समेटिव एग्जाम, समेटिव इवैल्यूएशन भी बोल देते हैं इसको, शिक्षण के दौरान अधिगम को बेहतर बनाने हेतु नैदानिक प्रतिपुष्टि। तो इसी की तो बात कर रहे हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की, कि शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग होता है, शिक्षण के दौरान छात्रों की सार्वजनिक रैंकिंग, मानकीकृत राज्य स्तरीय तुलना। तो ये ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है, हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, शिक्षण के दौरान अधिगम को बेहतर बनाने हेतु नैदानिक प्रतिपुष्टि। सीखने के लिए मूल्यांकन फॉर्मेटिव प्रक्रिया का हिस्सा है जो शिक्षण के दौरान छात्र की समझ सुधारने में मदद करता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, क्या ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग? मतलब बच्चे को इस प्रकार की आप सिचुएशन दो कि उसको जो आंसर लिखे वो सोचने पर मजबूर कर दे, उसको सोच सोच कर लिखे उसको। जैसे आपने बच्चे को दिया एक ऑप्शन दिया कि इस सृष्टि से अगर पानी गायब कर दिया जाए, पानी गायब कर दिया जाए, हवा गायब कर दी जाए, कोई भी एक मान लो, आप सिर्फ पानी की बात करते हैं यहाँ पर, चलो, कि पानी गायब कर दिया जाए तो सृष्टि का जो रूप होगा, सृष्टि में जो किस प्रकार से हर प्राणी जो अपना उसकी जो हालत होगी वो कैसी होगी। अगर इस सृष्टि से सारे पेड़ गायब कर दिए जाए तो क्या स्थिति होगी। तो उस स्थिति में बच्चा जो अपनी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करता है, और ये जो है जो गुण होता है, ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसकी सोचने समझने की ये शक्ति बढ़ जाती है, उस दौरान डेवलप होता है। और जीन पियाजे की जो अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज मीन्स SPCF, एफ वाली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें आती है। सोचने समझने बिल्कुल साथियों, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11+11 के बाद आती है, में किशोर अमूर्त समस्याओं पर परिकल्पनाएं बनाने और उनका तार्किक समाधान खोजने लगते हैं। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक क्रिटिकल सोच को सबसे अच्छी तरह कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब बच्चे में आपको क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, तो क्या करोगे आप, बंद अंत वाले, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन दोगे बच्चे को जिसका केवल ओनली वन आंसर है, ओनली वन आंसर, क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं इनको, जिसका एक ही आंसर होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर एक ही। जैसे आपसे किसी ने पूछा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उसका आंसर सीधा एक ही है, वो ये थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री बहुत सारे हैं, उसमें बच्चे ने एक ही आंसर दिया, ठीक है। और आपने सवाल पूछ लिया कि किन 2 संख्याओं को जोड़ने से 50 आएगा, तो इसके बहुत सारे आंसर हो जाएंगे, 1 + 49,
2 + 48, 3 + 47, 47 + 3, 8 + 42। मतलब इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो जाएंगे और ये क्या कहलाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन, खुले सिरे वाले प्रश्न ये कहलाएंगे। तो जब बच्चे में समालोचनात्मक क्रिटिकल सोच को आपको डेवलप करना है तो बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन जो चिंतन और विविध दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल साथियों, यही ऑप्शन हमारा ठीक रहने वाला है यहाँ पर। खुले अंत वाले ओपन एंडेड प्रश्न बालकों को गहराई से सोचने, विश्लेषण करने और स्वतंत्र राय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वाइगोत्स्की ने निजवाक प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया है। तो बच्चा कोई कार्य करता है, आप भी जब कोई कार्य करते हो तो स्वयं से बात करते हो कि बच्चे ने, जैसे मान लो ये बीड्स हैं, इसमें पौने थे, और बच्चा खुद से बात कर रहा है, अरे नहीं पीले वाले को पहले पौना था, नीले वाले को बाद में पौना था, अरे आप थोड़ा जल्दी करो, मेरा दोस्त है वो जल्दी कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, बच्चे की प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो ये प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने पॉजिटिव माना है और माना है कि बच्चे के जो थॉट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये उपयोगी है। इसके अलावा जीन पियाजे ने इसको ज्यादा उपयोगी नहीं माना है, सिर्फ जिक्र किया है उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच का और उसको नेगेटिव माना है उन्होंने, और वाइगोत्स्की ने इसको पॉजिटिव माना है। तो वाइगोत्स्की के निज वाक शब्द का प्रयोग इसे दर्शाने के लिए किया गया है। तो अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने के लिए बच्चों द्वारा की जाने वाली स्ववार्ता, रेगुलेटरी स्पीच, चिल्ड्रन यूज टू गाइड देयर ओन थॉट्स एंड एक्शंस। मतलब बच्चा खुद के थॉट्स को रेगुलेट करने के लिए एक्शन जो ले रहा है, जो थॉट्स कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच है। एक बच्चा जो रंग और आकार के गुणों के आधार पर ब्लॉक को सही ढंग से वर्गीकृत करता है वह क्या प्रदर्शित करता है। मतलब बच्चा जो है रंग और आकार के आधार पर, ये ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए, कोई ट्राइंगल का है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है। तो बच्चा क्या कर रहा है, इन सबको एक एक बॉक्स में इनको डाल दिया, एक बॉक्स में इनको डाल दिया है और एक बॉक्स में उसने इनको डाल दिया। मतलब क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है बच्चे ने। तो ये जो गुण है ये वर्गीकरण कहलाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार आधुनिक कक्षा में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका किस रूप में होती है। तो प्राथमिक भूमिका, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है सीटेट कई बार। प्राथमिक भूमिका जो शिक्षक की होती है आधुनिक कक्षा में एनसीएफ 2005 के अनुसार फैसिलिटेटर की होती है, सुगमकर्ता की होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का कार्य ज्ञान थोपना नहीं बल्कि ऐसा परिवेश बनाना है जब बच्चा आसानी से स्वयं सीख सके। यह मूल सिद्धांत की मानव विकास एक अटूट जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है कहलाता है। द कोर प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट ह्यूमन ग्रोथ इज एन अनइंटरप्टेड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज द, तो सीधा सा है कि निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब जो विकास है इंसान का वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। यही क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सवाल नंबर 36 आप सभी के सामने है। वाइगोत्स्की आधारित शिक्षा शास्त्र में गतिशील मूल्यांकन डायनेमिक असेसमेंट किसका मापन करता है। स्थिर बुद्धि लब्धि अंक का, सीखने की क्षमता और सहायता, स्कैफोल्डिंग के प्रति प्रतिक्रिया, रटने की गति, शारीरिक गामक प्रतिवृत्ति। तो वाइगोत्स्की साहब ने जो बात की यहाँ पर वो एक ही उनसे संबंधित है, सीखने की क्षमता और सहायक स्कैफोल्डिंग के प्रति प्रतिक्रिया। ये और जितने भी ऑप्शन है वो वाइगोत्स्की से संबंधित नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। इसी के साथ चलना है और इसका व्याख्या देख लेते हैं। गतिशील मूल्यांकन ये जानता है कि सहायता मिलने पर विद्यार्थी कितनी नई समझ विकसित करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 10+2 प्रणाली के स्थान पर नया शैक्षणिक ढांचा क्या है।
तो नया जो शैक्षणिक ढांचा है वो 5+3+3+4, ये है आपका ए ऑप्शन आपका। एनईपी 3+4, ये जो शुरू वाली है फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल। और 3 वाली क्या है, प्रीपेटरी। और ये क्या है, मिडिल। और ये क्या है, सेकेंडरी। तो आप इसको एक बार ठीक से देख लेंगे साथियों। 5+3+4 का जो ये ढांचा दिया है एनईपी 2020 में, कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहेगी 5+3+4 के माध्यम से। ये बी ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा को बुनियादी मीन्स फाउंडेशनल स्टेज 5 साल 5 वर्ष तक, प्रारंभिक 3 वर्ष का रहेगा, और माध्यमिक स्टेज भी 3 साल की रहेगी, और माध्यमिक 4, मध्य जो है, सॉरी माध्यमिक नहीं, मध्य मध्य 3 साल की, मिडिल स्टेज और माध्यमिक सेकेंडरी ये 4 साल की रहेगी। कौन सा दृष्टिकोण सक्रिय रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? तो लैंगिक समानता को जो बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इनमें से कौन सा दृष्टिकोण है? केवल छात्राओं को घरेलू कार्य सौंपना, तो इसमें समानता की कोई बात नहीं हुई है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता है। सभी लिंगों के विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में समान भागीदारी का अवसर देना, तो ये समानता की बात कर रहा है यहाँ पर। पारंपरिक रूढ़ियों के आधार पर खेलों को अलग करना, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप होगा जब आप अलग अलग कर रहे हो खेलों को। केवल लड़कियों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करना, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो यहाँ पर जो समानता की बात कर रहा है, ये बी ऑप्शन कर रहा है, सभी लिंगों के विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में समान भागीदारी के अवसर देना। जीन पियाजे के सिद्धांत में जीववादी सोच एनिमिस्टिक थिंकिंग से तात्पर्य बच्चे के इस विश्वास से है कि, तो जीन पियाजे ने जो बताया है 4 स्टेज दी है इन्होंने। पहली स्टेज जो दी है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष की जो है, और दूसरी स्टेज जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी क्या है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और चौथी क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर जो बात की उन्होंने एनिमिस्टिक सोच, एनिमिस्टिक सोच जीववादी सोच। जीववादी सोच का मतलब ये है कि बच्चा एक अवस्था में ये सोचने लग जाता है कि उसके पास जो निर्जीव चीजें हैं वो भी सजीव है। निर्जीव चीजों को जब एज ए लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट करने लगे तो वो जीववादी सोच है, जिसमें बच्चा अपने जो खिलौने होते हैं उनको इस प्रकार से ट्रीट करता है कि वो बिल्कुल लिविंग बींग्स है। तो यहाँ निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, भावनाएं और इच्छाएं होती है। आकार बदलने पर भौतिक द्रव्यमान बदल जाता है। बिना मूर्त वस्तुओं के भी तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अमूर्त नियम सामाजिक न्याय को नियंत्रित करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो जीववादी सोच को दर्शा रहा है। निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, भावनाएं और इच्छाएं होती है। आकार बदलने पर भौतिक द्रव्यमान बदल जाता है। ये क्या है, कंजर्वेशन है, संरक्षण का गुण होता है। बिना मूर्त वस्तुओं के भी तार्किक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। अमूर्त नियम सामाजिक न्याय भी, ये भी नहीं है इससे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए ठीक होने वाला है यहाँ पर, और बी कंजर्वेशन से संबंधित है, आप समझ लोगे इसे भी। निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन और भावनाएं होती है। जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वह लक्षण है जिसमें बच्चा खिलौनों और निर्जीव चीजों को भी जीवित समझता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शिक्षार्थियों को पास फेल की श्रेणियों में बांटना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के सभी आयामों का निरंतर आकलन करना, बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, शिक्षक के मूल्यांकन उत्तरदायित्वों को कम करना। तो सीसीई जो एनसीएफ 2005 बात करता है इसकी, सीसीई की, कि बच्चे का हमें इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है, लगातार करना है, और कॉम्प्रिहेंसिव करना है। कंटिन्यूस से मतलब लगातार करना है, और कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों करने उसके। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, इससे संबंधित है ये।
सीसी का उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि खेल, कला व नैतिक मूल्यों सहित छात्र के सर्वांगीण विकास को मापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे किस मानसिक क्रिया में महारत हासिल कर लेते हैं? उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी, बहुआयामी और वर्गीकरण, अमूर्त प्रतीकात्मक औपचारिक तर्क, अहम केंद्रित एकलाप व प्राथमिक प्रतिवर्त व्यवहार। तो बात जो की जा रही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जा रही है। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसकी पहली स्टेज है सॉरी ये तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तीसरी स्टेज की बात की जा रही, पहली स्टेज जो सेंसरी मोटर स्टेज है, तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे किस कौन सा गुण हासिल कर लेता है? इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण हासिल कर लेता है, ठीक है, और बहुआयामी वर्गीकरण हो जाता है उसका, मल्टी डायमेंशनल क्लासिफिकेशन कर लेता है और रिवर्सिबिलिटी कर लेता है। रिवर्सिबिलिटी की जैसे 5+4 9 होते हैं, तो बच्चा बताने लग जाएगा 4+5 भी 9 होते हैं। ये रिवर्सिबिलिटी होगी 5+4 या 4+5। तो ये गुण जो है बच्चे में हासिल हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे किसी क्रिया के चरणों को उल्टा सोचना, रिवर्सिबिलिटी तथा वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। बिल्कुल साथी, इसी की बात कर रहे थे हम। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? तो इसकी चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है बाह्य प्रेरणा की, मतलब बच्चा बाहर से जब प्रेरित होगा वो बाह्य प्रेरणा, और आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। आंतरिक रूप से मतलब खुद के आनंद के लिए जब कोई काम कर रहा है, खुशी के लिए काम कर रहा है, क्यूरियोसिटी के लिए काम कर रहा है, तो ये आंतरिक प्रेरणा होगी। और डर के लिए काम कर रहा है, पुरस्कार के लिए काम कर रहा है, और रैंक पाने के लिए काम कर रहा है, ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। तो यहाँ बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? केवल आंतरिक चुनौतियों के लिए गणित की पहेलियां हल करना, तो खुद की आंतरिक चुनौती के लिए गणित की पहेलियां हल कर रहा है, तो ये इंट्रिंसिक है। माता पिता से नगद पुरस्कार पाने के लिए, ये एक्सट्रिंसिक है। केवल उत्सुकतावश पढ़ रहा है, इंट्रिंसिक है। व्यक्तिगत जुनून के कारण, इंट्रिंसिक। तो यहाँ एक्सट्रिंसिक का पूछा है, एक है यहाँ पर बी ऑप्शन, जिसमें बच्चा नगद इनाम पाने के लिए गृह कार्य पूरा कर रहा है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी की मुख्य विकासात्मक विशेषता में शामिल है। तो एएसडी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक रूप से जो कौशल होते हैं वो डेवलप होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं, असाधारण सामाजिक संचार कौशल, ये तो एक्सेप्शनल सोशल कम्युनिकेशन स्किल बता रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चा सामाजिक रूप से संचार कर पाता है। इसी इसका उल्टा है बिल्कुल ये। सामाजिक संचार में निरंतर कठिनाई और बार बार दोहराए जाने वाला व्यवहार। तो बी ऑप्शन जो बात कर रहा है कि कठिनाई की बात कर रहा है सामाजिक संचार में, ये एएसडी से संबंधित है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित है। अधिक ज्ञानवान अन्य, एमकेओ मोर नॉलेज लेवल अदर की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये लेव वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। एमकेओ एमकेओ वो व्यक्ति होता है जो बच्चे से ज्यादा जानता है, और इसी के द्वारा क्या की जाती है? स्कैफोल्डिंग, इसी के द्वारा स्कैफोल्डिंग प्रदान की जाती है। तो एमकेओ की अवधारणा से आप परिचित होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का मूल्यांकन असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसका पर्याय है? तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये पढ़ाने के बाद होता है, ये हमने चर्चा कर ली थी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ही पढ़ाने के बाद होता है। ये एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हो सकता है, या एक सेशन के एंड में जो इवेल्युएशन होता है उसको भी हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोल देते हैं। और इसका जो पर्याय है वो होता है समेटिव इवेल्युएशन। ये भी सत्र के अंत में होता है, तो समेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग है
उसको भी सत्र के अंत में या फिर किसी चैप्टर के अंत में जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का मूल्यांकन, इसी की बात कर चुके हैं साथियों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में उच्च स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस उस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित होती है जो जटिल संगीत सामंजस्य बना सकता है। इनमें म्यूजिक इंटेलिजेंस होती है साथियों, जो संगीत की बात कर रहा है। 3D स्थानिक आयामों की मानसिक रूप से कल्पना और हेरफेर कर सकता है जैसे वास्तुकार। तो साथियों ये जो स्थान की बात कर रहा है, वास्तु कला की बात कर रहा है, चित्रकला की बात कर रहा है, जिसमें हम किसी चीज को किसी विशेष स्थान पर रखते हैं, तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस है। अंतर्वैयक्तिक ये दूसरों की भावनाओं को जानने वाली है। प्रभावशाली निबंध लिखना, इसकी कोई चर्चा नहीं की हार्वर्ड गार्डनर ने। तो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो बी ऑप्शन बात कर रहा है यहाँ पर। स्थानिक बुद्धि स्थान दिशा तथा दृश्यों के मानसिक खाके को ठीक से समझने और चित्रित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील शैक्षिक व्यवस्था में बच्चों को प्राथमिक रूप से किस रूप में देखा जाता है। तो आजकल की जो प्रगतिशील व्यवस्था है उसमें बच्चों को किस रूप से देखा जाता है। टेबुलर रासा, निष्क्रिय कोरी पट्टी, ये व्यवहारवादियों का जो पुरानी जो रूप में जो शिक्षण चलता था कि बच्चे को रटाया जाता था, रिपीटेशन कराया जाता था, उसमें बच्चे को ये माना जाता था कि बच्चा जो है एक खाली स्लेट है और शिक्षक उसको भरेगा अपने ज्ञान के माध्यम से। ये व्यवहारवादी मुद्रक है। यहाँ पर प्रगतिशील शैक्षिक व्यवस्था जो है रचनावाद की बात की जा रही है, रचनावाद की। देखते हैं इसमें कौन सा। सक्रिय चिंतक, एक्टिव थिंकर, अन्वेषक, एक्सप्लोरर एंड प्रॉब्लम सोल्वर। बिल्कुल जो रचनावाद का जो बच्चा होता है वो इसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। वयस्क तर्क क्षमता और छोटे वयस्क उद्दीपन अनुक्रिया, इससे संबंधित। तो बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा ने विशिष्ट उपलब्धियों के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता में विश्वास को क्या नाम दिया। आत्मसम्मान, सेल्फ एफिकेसी, आत्म साक्षात्कार, आत्म अवधारणा। तो अल्बर्ट बांडुरा ने विशिष्ट उपलब्धियों के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने की अपनी क्षमता में विश्वास को क्या नाम दिया। आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता, आत्म साक्षात्कार, आत्म अवधारणा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है साथियों। इसका आंसर है बी, आत्म प्रभावकारिता। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप इसको देख लोगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की एक मुख्य विशेषता क्या है। बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बच्चों के अनुभव, आवाज और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बिल्कुल ए ऑप्शन इसकी बात करता है कि बच्चे को जब हम एजुकेशन के सेंटर में रखेंगे उसके अनुभवों को, उसकी एक्सपीरियंस है, उसको वॉइस को जब हम तरजीह देंगे तो वो ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 सिफारिश करती है कि मूल्यांकन किस दिशा में स्थानांतरित होना चाहिए। रचनात्मकता से योगात्मक, रटन स्मृति, योगात्मक परीक्षा से अवधारणात्मक समझ और रचनात्मक मूल्यांकन, सतत आकलन से वार्षिक परीक्षा, छात्र केंद्रित से शिक्षक संचालित परीक्षा। तो एनईपी 2000 बात करता है किसकी, सीसीई की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की, जिसमें रटन स्मृति योगात्मक परीक्षा से अवधारणात्मक समझ और रचनात्मक मूल्यांकन से। ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है साथियों। ये अंतिम क्वेश्चन था साथियों। आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के जो वीडियो है आपके सेशन में लगातार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।